Hello gentlemen, how you all doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your CDS preparation. हम लास्ट लेक्चर में हमने पार्लियामेंट का पहला पार्ट पढ़ा था। आज हम पार्लियामेंट का सेकंड एंड प्रोबेबली लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। ऑलराइट, ठीक है। देखो, पार्लियामेंट में हमने अभी तक लोकसभा के ड्यूरेशन वगैरह, प्रिसाइडिंग ऑफिसर वगैरह सब देख लिए थे, ठीक है। आज हम बात करेंगे सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट से पहले हम बात करते हैं सेशंस ऑफ पार्लियामेंट की, ठीक है। देखो, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं ना, प्रेसिडेंट साहब, ठीक है, वो ईच हाउस से मिलते रहते हैं, मीट करते रहते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम, ठीक है। यानी जब प्रेसिडेंट मीटिंग के लिए बुलाता है ना पार्लियामेंट के हाउसेस को, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं समन करना, टू कॉल फॉर मीटिंग, ठीक है। कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। यानी प्रेसिडेंट साहब ईच हाउस को समन करते हैं, ठीक है, बुलाते हैं टू कॉल फॉर मीटिंग, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मैक्सिमम गैप कितना होता है दो दो सिटिंग्स या दो मीटिंग के बीच में, ठीक है। मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सिटिंग्स कितना होता है? ये 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स का मतलब एक ईयर में, ठीक है, एक ईयर में 2 बार प्रेसिडेंट जो है वो सेशन को समन करता है, ठीक है। तो सेशन को, सॉरी, ईच हाउस को समन करता है। तो समन करने की पावर किसकी है? पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट की, ठीक है। और मैक्सिमम गैप कितना होता है दो सिटिंग के बीच में? 6 मंथ का, यानी एक साल में 2 बार प्रेसिडेंट जो है हर एक हाउस से मिलता है, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर देखो, 3 सेशंस होते हैं आपके, 3 सेशंस होते हैं आपके जो है पार्लियामेंट के पूरे साल भर में, ठीक है। एक होता है आपका बजट सेशन, ठीक है, ये चलता है आपका फेब टू मई, फेब्रवरी से लेकर मई तक बजट सेशन चलता है, ठीक है। फिर होता है आपका मॉनसून सेशन, ठीक है, मॉनसून सेशन चलता है आपका जुलाई टू सितंबर, ठीक है। एंड लास्ट होता है आपका विंटर सेशन, विंटर सेशन, और ये चलता है नवंबर से दिसंबर तक, ठीक है। तो जो आपका बजट सेशन होता है ना, वो सबसे लेंथीएस्ट होता है, लेंथीएस्ट 4 मंथ का होता है ये, ठीक है। जुलाई टू सितंबर वाला 3 मंथ का होता है और आपका नवंबर टू दिसंबर वाला 2 महीने का होता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर सेशन के बीच में 1 महीने का गैप रहता है, ठीक है। ऑल राइट, देखो, फिर हमने समन की बात कर ली कि प्रेसिडेंट समन करता है, ठीक है। समन कौन करेगा? प्रेसिडेंट। फिर एक चीज, फिर देखो, जो आपकी जब सेशन चलता है ना, ठीक है, तो सेशन में डिफरेंट डेज पे बेसिकली डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो एक तो होती है लगभग आपकी, लगभग क्या मतलब 11 AM से लेकर, ठीक है, 1 PM तक, ठीक है। और एक जो दूसरी शिफ्ट होती है वो होती है आपकी 2 PM से लेकर 6 PM तक, ठीक है। तो इस बीच क्या होता है ना, जो आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ठीक है, देखो, लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउस है और दोनों हाउस में मीटिंग चलती है सेशन के दौरान, ठीक है, ये बात सिंपल सी है। तो अगर अगर कभी ड्यू टू सम रीजन, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से अगर उस मीटिंग को सस्पेंड कर दिया जाता है, उस सिटिंग को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उसे हम एडजर्नमेंट कहते हैं। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, एडजर्नमेंट कहते हैं, ठीक है, टू सस्पेंड द सिटिंग और मीटिंग, सिटिंग या मीटिंग को सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है, तो उसे हम एडजर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। एडजर्नमेंट करता कौन है? बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। यानी कि लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? स्पीकर। यानी अगर लोकसभा का सेशन को एडजर्न करना है, सस्पेंड करना है, सॉरी, मीटिंग को, नॉट सेशन, मीटिंग को या सिटिंग को सस्पेंड करना है, ठीक है, तो वो कौन करेगा? वो करेगा लोकसभा का स्पीकर। वहीं अगर राज्यसभा का जो है, क्या बोलते हैं, सिटिंग या मीटिंग को सस्पेंड करना है या फिर एडजर्न करना है, तो वो कौन करेगा? वो करेंगे हमारे चेयरमैन साहब। और राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? उसकी पोस्ट होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे, वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। देखो, एक होता है सिंपल एडजर्नमेंट, जैसे कि आप कह दो कि एडजर्न कर दिया, ठीक है, ये होता है फॉर स्पेसिफिक टाइम, फॉर स्पेसिफिक टाइम, कि लेट्स सपोज कहा है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने
कि आज ये सिटिंग यहीं पर एडजर्न होती है हाउस की, ठीक है, और ये कल या परसों दोबारा से रिज्यूम होगी, यानी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एडजर्न किया है, ठीक है। एक होता है यहाँ पर एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट साइन डाई, एडजर्नमेंट साइन डाई, ठीक है। इसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो सिटिंग या मीटिंग को सस्पेंड करता है, ठीक है, टू सस्पेंड द सिटिंग और मीटिंग फॉर अनस्पेसिफाइड टाइम, अनस्पेसिफाइड टाइम। इसमें कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा कि दोबारा से जो वो मीटिंग है या सिटिंग है वो कब रिज्यूम होगी, ठीक है। उसको अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए अगर सस्पेंड कर दिया जाता है किसी मीटिंग या सिटिंग को, तो उसको हम कहते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई, और करेगा कौन? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ऑलराइट, ठीक है। फिर देखो एक होता है आपका प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन, ठीक है, यानी टू सस्पेंड द सेशन, एक जो सत्र है, ठीक है। देखो सत्र और मीटिंग में कंफ्यूज मत हो ना, मीटिंग या सिटिंग वो तो रोज के आज हो रही है, कल हो रही है, परसों हो रही है, पर एक सेशन जो है ना, मैंने आपको 3 सेशन बताया ना, आपका बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन, ठीक है। तो पूरे सेशन को सस्पेंड कौन करता है? पूरे सेशन का जो सस्पेंशन होता है उसे कहते हैं हम प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन, यानी पूरे पूरा जब सेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा, लेट्स सपोज अगर बजट सेशन चल रहा है, मॉनसून सेशन चल रहा है, उसको पूरे सेशन को सस्पेंड करने की पावर किसके पास होती है? ये होती है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास, यानी टू सस्पेंड द सेशन, पूरा सेशन ही सस्पेंड कर दिया गया, इसकी पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। ऑल राइट। फिर एक चीज होती है आपकी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन, ठीक है। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन क्या होता है बेसिकली? जो आपका एक हाउस है, ठीक है, अगर एक हाउस क्या, अगर सिंपल भाषा में कहूँ मैं, ठीक है, तो लोकसभा का डिसोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि जो आपका राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखी है, ठीक है। क्योंकि जो लोकसभा एक तरीके से कह सकते हो टेम्परेरी हाउस भी कह सकते हो उसको, ठीक है, यानी उसका डिसोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो डिसोल्यूशन क्या होता है? टू एंड द लाइफ ऑफ हाउस, ठीक है, रिजोल्यूशन। और किसका होता है ये? बेसिकली लोकसभा का होता है, ठीक है। अगर हम पार्लियामेंट में बात करें तो लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है, ठीक है। करता कौन है? बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट करेगा डिसोल्यूशन, प्रेसिडेंट करेगा डिसोल्यूशन, ठीक है। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि जो अगर पीएम एडवाइस दे दे, ठीक है, पीएम एडवाइस दे दे कि लोकसभा का डिसोल्यूशन होना है, तो भी जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर देगा, ठीक है। ऑल राइट। और जब लोकसभा पूरा डिसॉल्व होगा ना, तो उसमें सब कुछ चला जाएगा, उसका हाउस पूरा सस्पेंड हो जाएगा, जो सेशन चल रहा था, जैसे बता अगर आपका विंटर सेशन चल रहा था, मानसून सेशन चल रहा था, तो पूरा सेशन चला जाएगा जो लोकसभा में चल रहा था, प्लस जो उसकी सीटिंग्स थी, जितनी भी सीटिंग्स थी, ठीक है, वो सब खत्म हो जाएंगी, ठीक है। फिर जब एक बार डिसोल्यूशन हो गया, फिर जब नई लोकसभा आएगी ना, तो फिर उसमें से दोबारा से ये सीटिंग वगैरह रीस्टार्ट करी जाएगी, ठीक है। अब ये जो हाउस था ये रिजॉल्व हो चुका है। ऑलराइट, ठीक है। फिर देखो फिर आते हैं, अब कलर चेंज करते हैं आज से पहले। हाँ, फिर आता है यहाँ पर आपका डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। तो किस तरीके से पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ सर्टेन आप कह सकते हो, रूल्स एंड रेगुलेशन कह सकते हो, या फिर डिवाइसेस कह सकते हो, ठीक है, वो है। तो इसमें सबसे पहला आता है, इस पे क्वेश्चन आते हैं इन सब चीजों पे, ठीक है, क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर, ठीक है। क्वेश्चन आवर होता है आपका 11 AM से लेकर 12 PM तक, ठीक है। इस क्वेश्चन आवर में क्या होता है? जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, MP आस्क्स क्वेश्चंस टू मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर्स से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ऑलराइट। फिर देखो यहां पर बेसिकली आपके 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एक होता है आपका स्टार्ड क्वेश्चंस, स्टार्ड क्वेश्चंस,
ठीक है। एक होते हैं आपके अनस्टार्ड क्वेश्चंस, अनस्टार्ड क्वेश्चंस, ठीक है। और एक होते हैं आपके शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो जो स्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं ना आपके, उन पे लगा होता है एक एस्टेरिस्क मार्क, एस्टेरिस्क मार्क, एस्टेरिस्क मार्क आपने देखा ना इस तरीके से। तो जो स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं उन पे एस्टेरिस्क मार्क लगा रहता है, इसलिए उन्हें स्टार्ट क्वेश्चन कहते हैं। जो अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं उन पे कोई भी एस्टेरिस्क मार्क नहीं होता है, ठीक है। इसी तरीके से शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में भी कोई भी एस्टेरिस्क मार्क नहीं होता है, ठीक है। इनके जो आंसर दिए जाएंगे ना, जैसे एमपी ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मिनिस्टर से पूछा, तो जो मिनिस्टर आंसर देगा ना इन क्वेश्चन का, वो देगा ओरली, ओरली, ठीक है। जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होंगे उनका देगा रिटर्न में, उनका जवाब देगा वो रिटर्न में, ठीक है। और जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का भी आंसर देगा वो ओरली, ठीक है। ऑलराइट। फिर देखो जो नोटिस का टाइम होता है, बेसिकली एक क्वेश्चन को देने का टाइम होता है, वो क्या होता है? 15 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा कि हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं। 15 दिन, अगर आप स्टार्ट क्वेश्चन पूछने वाले हो तो 15 दिन का आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर कोई एमपी अनस्टार्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है, ठीक है, तो भी 15 डेज का वो प्रायर नोटिस देगा पूछने से पहले, ठीक है। और जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं, देखो उसके नाम से ही पता चल रहा है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, बहुत ही छोटे नोटिस पे कि भैया कोई जैसे मान लो कोई अर्जेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो वो हमें पूछना है, ठीक है, तो उसके लिए शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन बहुत जल्दी, मतलब शॉर्ट नोटिस पे जो पूछे जाते हैं, यानी मैक्सिमम 10 डेज, मैक्सिमम 10 डेज का प्रायर नोटिस, मतलब 10 दिन के अंदर अंदर का, 10 दिन के अंदर अंदर ही नोटिस देना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को पूछने के लिए। 15 दिन का टाइम तो बहुत ज्यादा हो जाता है इसके लिए, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 10 डेज का आप नोटिस दे सकते हो, प्रायर नोटिस, कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट। फिर देखो फिर आती है बात सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस की, कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, किसी एमपी ने मिनिस्टर से, तो उसके बाद क्या उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यस, स्टार्ट क्वेश्चन के केस में यस कैन बी आस्क्ड, यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो क्यों पूछ सकता है, ठीक है, क्यों पूछ सकता है? क्योंकि अब उसका जवाब उसको ओरली देना, ठीक है। जो मिनिस्टर जवाब देगा ओरली देगा। अब कोई चीज ओरली वो जवाब दे रहा है ना, तो उससे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उनका जवाब भी उसे ओरल में ही देना है, ठीक है। फिर जो आपके अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं उनका जवाब वो रिटर्न में दे रहा है। अब जब उसने खुद आंसर रिटर्न में दिया है, तो उससे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछोगे तो सभा सदन में बैठ के दोबारा से आंसर होना लिखेगा वहां पर, यानी नो, कैन नॉट बी आस्क्ड। अनस्टार्ड क्वेश्चन के केस में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, नो कांट बी आस्क्ड, ठीक है। और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में भी जब ओरली आंसर देता है मिनिस्टर, तो उससे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यस कैन बी आस्क्ड, ठीक है। ऑलराइट। और आपके एक दिन में कितने क्वेश्चन पूछ सकता है? टोटल क्वेश्चंस इन 1 डे, एक दिन में कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? आपके 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस एक दिन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट एक दिन में टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसमें वैसे अनस्टार्ट में लिखना चाहो तो लिख लो, इसमें टोटल 230 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट अनस्टार्ट क्वेश्चन जो है वो 230 तक मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना हो रखना, नहीं रखना हो मत रखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ये वाला याद रखना कि स्टार्ट क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एक दिन में। और एक एमपी कितने पूछ सकता है स्टार्ट क्वेश्चन? 1 MP कैन आस्क 5 क्वेश्चंस, एक एमपी 5 क्वेश्चंस पूछ सकता है आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस, ठीक है। ऑलराइट। और ये बात और लिखना, जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं वो समझ में आ रहा है सुन के कि अर्जेंट टॉपिक से पूछे जाएंगे, तभी तो शॉर्ट नोटिस पे पूछे जा रहे हैं कि भैया 10 दिन के अंदर अंदर हम नोटिस दे दे रहे हैं आपको, और इसके बाद हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन यानी अर्जेंट केसेस में, ठीक है। और जो आपके स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं ना, ठीक है, वो आपके ग्रीन कलर में प्रिंटेड होते हैं। जो आपके अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपके व्हाइट कलर में, व्हाइट कलर से लिखे जाते हैं, व्हाइट कलर में प्रिंटेड होते हैं। और जो आपके शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं ना, ठीक है, व्हाइट, ग्रीन, और आपके जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं वो आपके लाइट पिंक कलर से आपके प्रिंटेड होते हैं, लिखे हुए होते हैं, ठीक है। ऑलराइट। फिर देखो एक होता है आपका 0 आवर, 0 आवर,
इसके बाद जो आता है आपका 0 आवर, ठीक है, वो बेसिकली आपका 12 PM पे होता है, 12 PM, ठीक है। तो ये जो आपका 0 आवर है ना, ठीक है, ये होता है फॉर अर्जेंट मैटर्स, फॉर अर्जेंट मैटर्स, कोई भी अर्जेंट मैटर है कह लो, ठीक है, कोई भी अर्जेंट पब्लिक मैटर है, अर्जेंट पब्लिक मैटर है, ठीक है, अगर उस पर डिस्कशन होना है, ठीक है, हाउस में, तो फिर यहाँ पर 0 आवर लगा दिया जाएगा। अगर ऐसे कोई अर्जेंट मैटर पे डिस्कशन नहीं होना है, ठीक है, तो फिर जो 12 बजे से जो भी एक नॉर्मल एजेंडा है डिस्कशन का हाउस में, वो चलेगा, ठीक है। वरना अगर कोई अर्जेंट टॉपिक है डिस्कस करना है विदाउट एनी प्रायर नोटिस, विदाउट एनी प्रायर नोटिस, जो बिल्कुल कोई प्रायर नोटिस नहीं देना पड़ेगा इसमें, सीधे आप इसमें अपना मुद्दा रख सकते हो 0 आवर में कि भैया बहुत ही अर्जेंट मैटर है, ठीक है, और यहाँ पर इस पर डिस्कशन हो जाएगा। और ये कब तक चलेगा? अंटिल द एजेंडा ऑफ द डे इज टेकन अप, ठीक है। तो यानी अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो जो आपका क्वेश्चन आवर होता है, ठीक है, क्वेश्चन आवर के बाद, क्वेश्चन आवर हो गया, उसके बाद जो भी नॉर्मल बिजनेस चलना है, जो भी बेसिकली आपके जो भी डिस्कशन चलना है हाउस में, ठीक है, वो आपका क्वेश्चन आवर के बाद शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई अर्जेंट मैटर आ गया, पब्लिक मैटर, जिसको आपको अर्जेंटली डिस्कस करना है हाउस में, ठीक है, तो विदाउट कोई प्रायर नोटिस आप 0 आवर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और 0 आवर कब तक चलेगा? 0 आवर जब खत्म होगा तो उसके बाद अपना एजेंडा दोबारा से ले सकते हैं। यानी आप कह सकते हो कि जो आपका 0 आवर है, ठीक है, आपका जो पहले मान लो जो क्वेश्चन आवर है, क्वेश्चन आवर, ठीक है, और एजेंडा ऑफ द डे के बीच का जो गैप होता है ना, उसे हम 0 आवर कह सकते हैं, वो होता है आपका 0 आवर, ठीक है। ऑलराइट, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। तो इसमें क्या क्या बात, पहली बात तो क्या क्या बात नोट रखने वाली है कि अर्जेंट पब्लिक मैटर्स के लिए होता है। दूसरी चीज, विदाउट एनी प्रायर नोटिस दिया जाता है, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं 12 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 12 PM से, ठीक है। और फिर ये बात याद रखने वाली है, ये ओरिजिनेटेड इन इंडिया, तो हमने कहीं और से नहीं लिया है, ये इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। और पहला जो 0 आवर था वो 1962 में ऑब्जर्व किया गया था, 1962 में फर्स्ट 0 आवर आया था या ऑब्जर्व किया गया था 1962 में फर्स्ट 0 आवर। जो आपकी इंडो चाइना वॉर चल रही थी ना, उस टाइम पर 0 आवर को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, बेसिकली इंडिया की ओरिजिनेटेड है, ऑलराइट, ठीक है, ओके। और अगर एक बात और लिखना हो तो लिख लो, वैसे लिखना क्या चाहो तो, ठीक है। ये जो 0 आवर नेम दिया था, नेम गिवन बाय मीडिया, आपकी जो मीडिया है उसने 0 आवर ही इसको नेम दिया था, ठीक है। तो ये बात अच्छे से याद रखना 0 आवर क्या होता है, ऑलराइट, ठीक है। फिर देखो, जब कोई मैटर, ठीक है, सदन में पहुंचता है डिस्कशन के लिए, ठीक है, डिस्कशन के लिए पहुंचता है, तो वो पहुंचता है एक बेसिकली आप कह सकते हो मोशन के रूप में, ठीक है, एक मोशन के रूप में पहुंचता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड इन हाउस विद द कंसेंट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। यानी अगर आप किसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए एक मोशन ला रहे हो हाउस में, ठीक है, चाहे वो लोकसभा में लाओ चाहे राज्यसभा में लाओ, तो उसको लाने से पहले आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कंसेंट लेनी पड़ेगी। जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको अलाउ करेगा तो वो मोशन हाउस में आएगा, कंसेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर लोकसभा में आ रहा है तो स्पीकर की कंसेंट लेनी पड़ेगी, और राज्यसभा में आ रहा है तो आपको चेयरमैन की कंसेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो, इसमें डिफरेंट टाइप के आपके मोशंस होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के आपके मोशंस होते हैं। सबसे पहला आता है आपका क्लोजर मोशन, क्लोजर मोशन, ठीक है, क्लोजर मोशन। तो आपने अगर क्लोजर मोशन इंट्रोड्यूस किया गया, तो क्लोजर मोशन का मतलब क्या होता है? टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन अ टॉपिक, ठीक है। बेसिकली अगर कोई टॉपिक, ठीक है, जिसपे डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, जिसपे डिस्कशन चल रहा है काफी टाइम से, उस पर बहस हो रही है, ठीक है, तो अगर आप क्लोजर मोशन को इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है, तो क्लोजर मोशन को इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये है
कि आप कह रहे हो कि भाई बहुत टाइम हो गया इस पर डिस्कशन करते हुए, ठीक है, अब इस पर डिस्कशन बंद करो और इस जो टॉपिक है इसको वोटिंग के लिए रखो। क्योंकि यार देखो, अगर कोई भी टॉपिक डिस्कस होता है हाउस में, कोई भी टॉपिक अगर हाउस में डिस्कस हो रहा है, ठीक है, तो उस पर पहले तो उस पर डिस्कशन होता है, एक पार्टी ये एक पार्टी ये कहेगी, दूसरी पार्टी ये कहेगी, ठीक है, फिर जब उस पर बहस हो जाता है ना कि भैया सारी बातें सॉर्ट कर ली जाती है, उसके बाद कहते हैं कि अब इस पर वोटिंग होगी, ठीक है, फिर वोटिंग के बाद देखा जाता है कि बेसिकली कौन सी किस फेवर में गया है, कि बेसिकली टॉपिक के फेवर में गया है या टॉपिक के अगेंस्ट में जो वोटिंग हुई है उसमें लोग जीते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन अ टॉपिक, ठीक है, यानी बहुत बहुत बहस होने के बाद उसे खत्म कर देना, खत्म कर देना, टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन अ टॉपिक, ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा दिया, हिंदी में लिखा दिया। एंड पुट, जो क्या लिख रहा हूं मैं, एंड पुट द मैटर टू वोट, पुट द मैटर टू वोट, ठीक है। आपने क्लोजर मोशन लाया, आपने कहा भैया इस टॉपिक पे बहुत टाइम से बहस हो चुकी है, अब इसकी बहस को बंद करो और मैटर को वोट के लिए रखो, ठीक है, ऑलराइट। फिर आता है आपका एक कॉलिंग अटेंशन मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, ठीक है। देखो कॉलिंग अटेंशन मोशन में क्या होता है, इसमें एक जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो किसी हाउस, आप कह सकते हैं हाउस का या फिर किसी मिनिस्टर का एक किसी पर्टिकुलर अर्जेंट मैटर पे उससे अटेंशन मांगता है कि भैया मैं चाहता हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहेगा कि मैं चाहता हूं इस अर्जेंट पब्लिक मैटर पे, ठीक है, आप जरा अपना दृष्टि करिए, आप जरा अपना बेसिकली इस पे ध्यान दीजिए, मेरे को इस मोशन इस टॉपिक पे आपकी अटेंशन चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ आपका आपका जो मेंबर होता है एमपी, एमपी सीक्स द अटेंशन of a minister on an urgent public matter, किसी अर्जेंट पब्लिक मैटर पे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी मिनिस्टर की अटेंशन को मांगता है कि भैया आप इस पे अपनी कृपा दृष्टि बनाने की कृपा करें, ठीक है, इस पर जरा ध्यान दें, ठीक है। एंड सीक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम मिनिस्टर, ठीक है, ठीक है। तो जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, वो किसी अर्जेंट पब्लिक मैटर पे एक मिनिस्टर की अटेंशन को सीक करेगा, ठीक है, और उससे एक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट भी लेगा उसके बारे में, ऑलराइट, ठीक है। फिर आता है आपका प्रिविलेज मोशन, प्रिविलेज मोशन, ठीक है, प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन कब आता है, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ प्रिविलेज, प्रिविलेज बाय ए मिनिस्टर, अगर कोई मिनिस्टर, ठीक है, जो उसे पार्लियामेंट में, ठीक है, जो प्रिविलेज दिए जाते हैं, ठीक है, अगर उनका वायलेशन करता हुआ पाया जाता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन आएगा, ठीक है, जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट है वो उसके खिलाफ, मेंबर्स ऑफ द हाउस हैं वो उसके खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन ला सकते हैं। तो प्रिविलेज मोशन बेसिकली कब आ सकता है, ठीक है, अगर उस मिनिस्टर ने जो कोई किसी केस के फैक्ट्स वगैरह थे उनको छुपाया हो, विथहोल्डिंग द फैक्ट्स, या सही से लिख देता हूं मैं, विथहोल्डिंग द फैक्ट्स ऑफ ए केस, किसी केस के जो फैक्ट्स है वो उस मिनिस्टर ने छुपाए हो, ठीक है, या फिर उस मैटर के बारे में डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स दिए हो,
डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स दिए हो, यानी कि बेसिकली उन फैक्ट्स के साथ छेड़खानी करी हो, जो असली फैक्ट्स हैं वो ना दिए हो, यानी उसने अपने जो उसके पास प्रिविलेज है, जो उसको अधिकार दिए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, उसका उसने दुरुपयोग किया हो। ठीक है, तो उस केस में किसी मिनिस्टर के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन हाउस में इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। ऑलराइट, ओके। फिर आता है आपका एक, जो आपका बेसिकली एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन, बोले यार एडजर्नमेंट एडजर्नमेंट बड़ा हो रहा है, ठीक है। एडजर्नमेंट मोशन, तो एडजर्नमेंट मोशन देखो, एडजर्न का मतलब क्या होता है, सस्पेंड करना, ठीक है। तो एडजर्नमेंट मोशन का मतलब क्या होगा, एडजर्नमेंट मोशन किसी भी अर्जेंट मैटर को डिस्कस करने के लिए इंट्रोड्यूस कराया जाता है, टू डिस्कस अर्जेंट मैटर्स, टू डिस्कस अर्जेंट मैटर, ठीक है। तो जब अगर किसी अर्जेंट मैटर को डिस्कस कराया जा रहा है, ठीक है, डिस्कस कराने के लिए एक एडजर्नमेंट मोशन लाया जा रहा है, तो एडजर्न का मतलब क्या होता है, सस्पेंड करना, यानी ऑन दैट डे ऑल द अदर वर्क विल बी सस्पेंडेड, ठीक है। उस दिन सभा में बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं या बाकी जितने भी काम जो होने थे ना उस दिन में, ठीक है, वो सब सस्पेंड कर दिए जाएंगे, और जो अर्जेंट मैटर इंट्रोड्यूस कराया गया है, अर्जेंट मैटर के लिए जो अर्जेंट मैटर को डिस्कस करने के लिए जो ये एडजर्नमेंट मोशन लाया गया है ना, इसके तहत उस दिन सिर्फ वो अर्जेंट मैटर ही डिस्कस होगा, बाकी के सारे काम सस्पेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑल दी अदर वर्क, ऑल दी अदर वर्क विल बी सस्पेंडेड फॉर दैट डे। उस दिन बाकी का जितना भी सारा काम है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, सिर्फ इसी मैटर पे डिस्कशन होगा, ठीक है। तो भाई जब इतना ही ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बाकी का सारा काम सस्पेंड कर दे रहे हो, तो ऐसी थोड़ा ना आ जाएगा ये। तो यहाँ पर 50 हाउस के 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है। अगर हाउस के 50 मेंबर्स कह दें कि नहीं भाई ये बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट मैटर है और इस पर डिस्कशन होना है, ठीक है, तो 50 मेंबर के सपोर्ट से आप, मतलब जो मेंबर पार्लियामेंट है, वो एडजर्नमेंट मोशन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, ओके। फिर आता है आपका यहाँ पर फिफ्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसका आप लोगों को बहुत टाइम से बेसिकली इंतजार था, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, अब देखो स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, क्या क्या आपको इसमें से बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, ओनली इन लोकसभा, इंट्रोडक्शन, ठीक है, सिर्फ लोकसभा में आएगा। फिर दोबारा से स्टार मार्क कर लेना, 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने के लिए, 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है, ठीक है। फिर आपका दो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में गैप कितने टाइम का होना चाहिए, मिनिमम गैप, ठीक है, बिटवीन टू नॉन कॉन्फिडेंस मोशंस। दो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में टाइम होना चाहिए 6 महीने का, ठीक है। अगर एक कॉन्फिडेंस मोशन इस महीने आएगा, तो जो अगला कॉन्फिडेंस मोशन आएगा वो एटलीस्ट 6 महीने बाद आ सकता है, ठीक है, ऑलराइट। फिर जो अगली बात है इसमें, ठीक है, ये आता है, ये मतलब पूरा ही यार बहुत इंपॉर्टेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसमें से ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेगा, जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए आपको, ठीक है। ये आएगा एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, अगेंस्ट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैं ये बात आपको, जब मैंने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाई थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टू लोकसभा, तो मैंने आपको बताया था, आप समझ में आ रहा है कि टू लोकसभा ही क्यों होती है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। दूसरी चीज, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ आया था, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ठीक है, वो एज अ टीम की तरह काम करते हैं, ठीक है, यानी उनके जो डिसीजन होते हैं, ठीक है, वो एज अ टीम आते हैं, और अगर टीम का डिसीजन कहीं पे फ्रॉड या गलत पाया जाता है, ठीक है, तो यानी पूरी टीम के खिलाफ ही तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, यानी एंटायर अगेंस्ट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, ठीक है। इस केस में नीड नॉट टू स्टेट रीजन,
इसमें आपको रीजन नहीं बताना होता है कि बेसिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाया गया है, ठीक है। नो नीड टू स्टेट रीजन, रीजन नहीं बताना पड़ता है, इसमें जरूरत नहीं होती है, ठीक है। यानी कि इसमें रीजन बताने की जरूरत नहीं होती है कि क्यों लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ, ठीक है। रीजन नहीं बताना होता इसमें। और यहाँ पर COM मस्ट रिजाइन, कि जब एक बार अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ, तो यानी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, फिर होता है इसी के सिमिलर होता है एक, ठीक है, सेंसर मोशन। सेंसर मोशन, ये देखो सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या क्या फर्क है, ठीक है। जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ आता है। जो आपका सेंसर मोशन है वो एक मिनिस्टर के खिलाफ भी आ सकता है, एक सिंगल मिनिस्टर के खिलाफ आ सकता है, ठीक है। एक सर्टेन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ आ सकता है, मिनिस्टर्स के खिलाफ आ सकता है, ठीक है। या फिर एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी सेंसर मोशन आ सकता है, ठीक है। ऑलराइट, दूसरी चीज क्या है इसमें, मस्ट स्टेट द रीजन। अगर सेंसर मोशन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है लोकसभा में किसी मिनिस्टर के खिलाफ, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ, या फिर एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी, तो यहाँ पर रीजन बताना पड़ेगा कि भाई क्यों लाए हो, मस्ट स्टेट द रीजन, ठीक है, ठीक है। फिर देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन के केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना ही पड़ता है, ठीक है। नो नीड टू रिजाइन, सेंसर मोशन के केस में रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो फिर लाते क्यों है जब रिजाइन नहीं करना होता है। सुनो सुनो सुनो, उसकी कंडीशन होती है, ठीक है। COM मस्ट अटेन, अगर पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ आता है तो COM मस्ट अटेन कॉन्फिडेंस वोट, ठीक है, विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ टू सेव देमसेल्व्स, टू सेव देमसेल्व्स। तो अगर सेंसर मोशन आता है तो आपको रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप 1 महीने के अंदर जो आपकी लोकसभा है, ठीक है, उसमें आप कॉन्फिडेंस वोट ले लीजिए। अगर सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर्स आप में अपना वो जता देते हैं, कॉन्फिडेंस जता देते हैं कि नहीं भाई ये आदमी सही है, ठीक है, तो फिर क्या बोलते हैं, आपके खिलाफ जो है सेंसर मोशन वापस ले लिया जाएगा और आप बच सकते हो, ठीक है। आपको रिजाइन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो फिर आपको रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इमीडिएट कोई नीड नहीं होती रिजाइन करने की, जैसे ही आया आपको रिजाइन करना पड़ेगा, जो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के केस में हो रहा था। सेंसर मोशन के केस में आपको एक मौका दिया जाता है कि 1 महीने में आप अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। और ये भी सेम ओनली इन लोकसभा, ये भी सिर्फ लोकसभा में ही आएगा, राज्यसभा में नहीं आएगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। फिर आते हैं आपके बिल्स। बिल्स कौन से वाले बिल, बिजली वाले बिल नहीं, जो आपके बेसिकली हाउस में इंट्रोड्यूस करे जाते हैं। देखो एक बिल क्या होता है, बिल इज ए प्रपोजल फॉर एन एक्ट और लॉ, ठीक है। बेसिकली अगर कोई एक्ट या लॉ बनाना है, ठीक है, तो उसका जो प्रपोजल होता है, ऐसा थोड़ा नहीं कि सीधे आप हाउस में जाओगे बोलेगे लो एक्ट बन गया, लॉ बन गया, नहीं। उसके लिए पहले आपको एक प्रपोजल देना पड़ेगा कि भाई हम ऐसा ऐसा चाहते हैं, ऐसा ऐसा लॉ बने, ठीक है। तो जो प्रपोजल होगा ना किसी एक्ट या किसी लॉ को बनाने के लिए, उसे हम बिल कहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इन जनरल बताऊं आपको, तो बिल आपके 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके पब्लिक बिल, ठीक है, और एक होते हैं आपके प्राइवेट बिल, ठीक है। जो आपके पब्लिक बिल होते हैं ना, ठीक है, उसको कौन लेके आता है, उसको लेके आते हैं मिनिस्टर्स। इंट्रोड्यूस कौन करता है हाउस में, उसको लाते हैं मिनिस्टर्स। और जो आपके प्राइवेट बिल होते हैं उसको कौन लाता है, इन जनरल कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्राइवेट बिल को ला सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, 1 वीक का प्रायर नोटिस देना पड़ता है इंट्रोड्यूस करने से पहले, ठीक है। 1 वीक नोटिस बिफोर इंट्रोड्यूसिंग, हाउस में किसी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले, ठीक है, मतलब पब्लिक बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले मिनिस्टर को 1 वीक पहले नोटिस देना पड़ेगा कि मैं 1 हफ्ते बाद इस पब्लिक बिल को इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है।
प्राइवेट बिल के केस में 1 मंथ प्रायर नोटिस, ठीक है। इंट्रोड्यूस करने से पहले इंट्रोड्यूस करने से 1 मंथ पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्राइवेट बिल को अगर इंट्रोड्यूस कर रहा है हाउस में या पार्लियामेंट में, ठीक है। ओके, फिर देखो जो आपके बिल्स होते हैं ना, वो बेसिकली ये तो देखो, ये तो एक ओवरऑल कैटेगरी होगी, एक होंगे पब्लिक बिल, एक होंगे प्राइवेट बिल, ठीक है। फिर 4 टाइप्स के आपके बिल्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। दूसरा होता है आपका मनी बिल, तीसरा होता है आपका फाइनेंशियल बिल, ठीक है। एंड चौथा होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जिससे आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हो या अमेंडमेंट करते हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो ये बेसिकली 4 टाइप के बिल होते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो जो आपका ऑर्डिनरी बिल है ना और मनी बिल है, ठीक है, उसको मैं आपको एक तरीके से कंपेयर करके पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक आपका जो ऑर्डिनरी बिल होता है और मनी बिल होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके मनी बिल से पूछता है, ठीक है। तो अगर आप एक बार ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल को कंपेयर करके समझ लोगे ना, तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक इस तरीके से लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। एक हो गया आपका ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, और एक हो गया आपका मनी बिल, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल, देखो जो ऑर्डिनरी बिल होता है ना, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल होता है, ये बेसिकली कोई भी कह सकते हो तरीके से नॉर्मल लॉ का प्रपोजल होता है। अगर आपको कोई भी नॉर्मल लॉ बनाना है ना, विच इज नॉट रिलेटेड टू फाइनेंस और मनी, एक ऑर्डिनरी बिल अगर वो फाइनेंस और मनी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, बेसिकली, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो बेसिकली आप कह सकते हो कि वो एक ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है, वो आपका एक ऑर्डिनरी बिल की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। फिर जो आपका मनी बिल होता है ना, मनी बिल, उसमें आपका बेसिकली टैक्सेशन इंक्लूड होता है, एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है, एक्सपेंडिचर, ठीक है, टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर वगैरह ये सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं मनी बिल में, ठीक है। और राइट, फिर देखो अगली बात देखो, अब मैं जहां जहां बेसिकली स्टार लगा लेना पूरे दोनों इस पे, ठीक है, कंपेयर करके बता देता हूँ, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो इंट्रोडक्शन कहाँ होता है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन आप ऑर्डिनरी बिल को लोकसभा में भी ला सकते हो और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लोकसभा राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। बट जो मनी बिल है ना, ओनली इन लोकसभा, सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है, ठीक है, मनी बिल। फिर देखो जो आपका ऑर्डिनरी बिल होता है ना, ठीक है, वो पब्लिक भी हो सकता है या फिर वो प्राइवेट भी हो सकता है, यानी कि उसे आपका कोई मिनिस्टर भी ला सकता है या फिर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ऑर्डिनरी बिल को ला सकता है, ठीक है। बट मनी बिल इज ऑलवेज पब्लिक बिल, मनी बिल हमेशा ही पब्लिक बिल होता है, यानी कि मनी बिल को हमेशा एक मिनिस्टर ही लेके आएगा, ठीक है। कोई भी ऐसा इन जनरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता लोकसभा में, ठीक है। फिर देखो, फिर नेक्स्ट चीज आती है जो आपको पता होगी, जब हम बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो सर्टेन केसेस में प्रेसिडेंट की परमिशन लगती है उस बिल को इंट्रोड्यूस कराने से पहले पार्लियामेंट में, ठीक है। तो जो ऑर्डिनरी बिल होता है ना, उसमें परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, प्रेसिडेंट की परमिशन की कोई भी जरूरत नहीं होती है, आप ऑर्डिनरी बिल को डायरेक्टली भी हाउस में इंट्रोड्यूस करा सकते हो, ठीक है। बट जब मनी बिल को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो इट इज रिक्वायर्ड, तो प्रेसिडेंट की परमिशन रिक्वायर्ड रहती है इंट्रोड्यूस कराने से पहले मनी बिल को, ऑलराइट, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं। फिर देखो आप अपना जो एक ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है, वो लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है।
तो अगर मैं इन जनरल बात करूं तो मैं कह दूंगा फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस। आप किसी को भी फर्स्ट हाउस मान सकते हैं और किसी को भी सेकंड हाउस मान सकते हैं। फर्स्ट हाउस वो जिसमें इंट्रोड्यूस कराया गया है और सेकंड हाउस वो जिसमें वो आगे जाएगा। ठीक है, तो देखो ऑर्डिनरी बिल होता है, ऑर्डिनरी जो बिल होता है ना, ठीक है, वो आपने लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस करा दिया है। ठीक है, तो वहां पर देखो, वहां पर बेसिकली 3 रीडिंग होती है। फर्स्ट रीडिंग, ठीक है, ये बात याद रखना और रख लेना, नहीं रखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड रीडिंग, ठीक है, बता देता हूँ समझाने के लिए, एंड थर्ड रीडिंग। ठीक है, एक हाउस में लेट्स सपोज पहले हाउस में इसमें 3 बार उसको रीड किया जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रीडिंग होगी। उसके बाद पास टू सेकंड हाउस, उसके बाद उस बिल को सेकंड हाउस में पास कर दिया जाएगा। यानी अगर 3 रीडिंग के बाद जो आप पहला हाउस है वो उसको पास कर देता है, ठीक है, तो फिर ये सेकंड हाउस में पास पास हो जाएगा। फिर सेकंड हाउस में भी सेम फर्स्ट सेकंड और थर्ड रीडिंग होगी। ठीक है, थर्ड रीडिंग होगी। ऑलराइट, फिर देखो उसके बाद अगर जो सेकंड हाउस होगा ना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेकंड हाउस, ठीक है, जो आपका सेकंड हाउस है, ठीक है, उसके पास बेसिकली 3 ऑप्शंस है। फर्स्ट हाउस से पास हो गया, वो सेकंड हाउस में आया ना, तो उसके पास 3 ऑप्शंस है। ठीक है, वो उसको अमेंड कर सकता है। वो कहेगा कि भाई इस बिल में सेकंड हाउस कहेगा फर्स्ट हाउस से कि आपने पास तो कर दिया है, लेकिन हमने रीडिंग में ये पाया है कि हम इसमें सर्टेन अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, सर्टेन चेंजेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो उसे अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने बिल को रिजेक्ट कर दिया कि भाई नहीं, ये बिल नहीं चाहिए हम आपका, हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, या फिर इसको डिटेन करके रखें, डिटेन करके रखें 6 मंथ तक, 6 मंथ्स तक अपने पास रख लिया, उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं करी। ठीक है, उसको कोई भी कार्यवाही नहीं करी, 6 मंथ तक उसे अपने पास उस बिल को डिटेन करके रख ले सेकंड हाउस। ठीक है, ठीक है, तो देखो जब सेकंड हाउस ने कहा कि हमें इस बिल में अमेंडमेंट चाहिए फर्स्ट हाउस से, ठीक है, तो अगर फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस की बात मान लेता है, ठीक है, और उसमें अमेंडमेंट कर देता है, तो फिर दोनों हाउस इसको राजी खुशी पास कर देंगे और बिल जो है वो फिर वो प्रेसिडेंट की एक्सटेंड के लिए चला जाएगा। ठीक है, यानी दोनों हाउसेस से बिल पास हो जाएगा। ठीक है, अगर सेकंड हाउस को रिजेक्ट कर देता है कि भाई बिल को रिजेक्ट कर दिया, या फिर सेकंड हाउस उसको डिटेन कर लेता है, ठीक है, या फिर जो फर्स्ट सेकंड हाउस के द्वारा दिए गए अमेंडमेंट्स है कि भैया यहाँ यहाँ चेंज करो, फर्स्ट हाउस उसको मानने से मना कर देता है। ठीक है, तो उन केसेस में क्या होगा, यहाँ पर एक डेडलॉक की कंडीशन आ जाएगी। डेडलॉक की कंडीशन कि भाई पहला हाउस कुछ अलग बात कह रहा है और सेकंड हाउस कुछ अलग बात कह रहा है और दोनों में सहमति नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर एक डेडलॉक की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है डेडलॉक की, मामला हाल्ट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, ना इधर बढ़ रहा है ना उधर बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डेडलॉक। ठीक है, डेडलॉक, या फिर सिंपल भाषा में लिख दूं क्लैश बिटवीन द डिसीजन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा ने कहा, मतलब सेकंड हाउस ने कहा कि भाई, अब सेकंड हाउस कुछ भी हो सकता है, लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है, क्योंकि आप ऑर्डिनरी बिल को लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, और जिस हाउस में इंट्रोड्यूस कराएंगे उसको हम फर्स्ट हाउस मानते हैं। ठीक है, तो जब इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हो गई, ठीक है, तो वहां पर डेडलॉक लग जाएगा कि दोनों के डिसीजन क्लैश हो रहे हैं, दोनों में से दोनों के डिसीजन से कोई भी नतीजा निकल के नहीं आ रहा, तो वहां पर डेडलॉक की कंडीशन लग जाती है। ठीक है, और जब डेडलॉक की कंडीशन लग जाती है ना, तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो एक जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं, जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं। ठीक है, जॉइंट सिटिंग बुलाएंगे, ठीक है, जिसमें दोनों हाउसेस को साथ में बिठाया जाएगा। जॉइंट सिटिंग बस अभी हम अपने ये चारों बिल्स पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको पूरी जॉइंट सिटिंग बता दूंगा। ठीक है, तो बस इतनी बात अभी नोट कर लेना और दिमाग में रखना कि एक ऑर्डिनरी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग डेडलॉक लग सकता है। ठीक है, डेडलॉक तक बात आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर जॉइंट सिटिंग में जो भी नतीजा निकल के आता है, अगर जितने भी मेंबर्स हैं, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो एक मेजोरिटी में प्रेजेंट इन वोटिंग, अगर बिल को पास करते तो बिल पास हो जाता है, अगर रिजेक्ट करते तो फिर बिल वहां से रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगले पेज पे लिखता हूँ मैं, बिल अगर पास हो जाता है ना, पास हो जाता है, तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर डेडलॉक से ये नतीजा निकल के आया है कि मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ने बिल को पास कर दिया, तो बिल पास हो जाएगा दोनों हाउसेस से। लोकसभा ने पहली पास, जो आपका पहला हाउस था उसने पहली पास कर दिया था। ठीक है, अब आपका सेकंड हाउस भी उसको पास कर देगा जॉइंट सिटिंग के बाद, अगर पास करता है तो
तो यानी दोनों हाउसेज से पास हो गया है, तब वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट के पास एक ऑर्डिनरी बिल के केसेस में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? प्रेसिडेंट उस बिल को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, उस बिल को रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है, या फिर उस बिल को रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन कर सकता है, रिकंसिडरेशन, यानी एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, या फिर रिकंसिडर के लिए वापस में पार्लियामेंट में भेज सकता है, ठीक है। ये तीन ऑप्शंस हैं। अब हम बात करते हैं हमारे जो हमारा मनी बिल था उसके। अब मैं बिल को कंपेयर करके पढ़ा दूंगा, ठीक है। हमने, हाँ देखो, फिर देखो यहाँ पर क्या होगा ना, पहले हाउस से, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा में जाता है तो लोकसभा ने बिल को पास कर दिया, ठीक है, लोकसभा ने बिल को पास कर दिया। अब सेकंड हाउस यानी कि राज्यसभा में बिल आएगा, ठीक है, जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा ने पास कर दिया कि भाई हमारी सहमति है, इस बिल को एक्ट बनाया जाए, ठीक है। अब ये सेकंड हाउस यानी कि राज्यसभा में जाएगा, ठीक है। अब राज्यसभा के पास मनी बिल के केसेस में क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर राज्यसभा सेकंड हाउस, यहाँ पर राज्यसभा ही होगा, यहाँ पर लोकसभा या राज्यसभा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेकंड हाउस राज्यसभा ही होगा, ठीक है। तो देखो राज्यसभा के पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर। राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द मनी बिल। राज्यसभा मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकती, ठीक है, और रिजेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। और जो बेसिकली जो अमेंडमेंट की अगर बात करें, ठीक है, कैन ओनली गिव एडवाइस टू लोकसभा विच इज एडवाइजरी, यानी वो सिर्फ लोकसभा को एडवाइस कर सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है और आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ये कोई अमेंडमेंट सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एडवाइस कर रहे हैं लोकसभा को, राज्यसभा वाले, और वो एडवाइस भी सिर्फ एडवाइजरी है, कोई बाइंडिंग नहीं है। कहते नहीं भैया सलाह लेनी हो तो लो, नहीं लेनी मत लो, ये वो वाली एडवाइस है, ठीक है। कोई बाइंडिंग नहीं है लोकसभा के ऊपर कि लेनी ही लेनी पड़ेगी, यानी कि राज्यसभा कैन नॉट अमेंड द बिल एंड कैन नॉट रिजेक्ट द बिल, ठीक है। और रही डिटेंशन की बात, अगर राज्यसभा डिटेन भी करके रखना चाहे ना आपके मनी बिल को, तो वो सिर्फ 14 दिन तक डिटेन कर सकती है। यहां पर देखा आपने 6 मंथ तक डिटेन कर पा रही थी राज्यसभा, ठीक है, यहां पर सिर्फ 14 दिन तक डिटेन कर सकती है, ठीक है। और अगर 14 दिन तक डिटेन करेगी ना वो, तो 14 दिन के बाद आफ्टर 14 days द बिल ऑटोमेटिकली पासिस। अगर 14 दिन तक राज्यसभा ने अपने पास बिल रखा और उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करी, तो बिल 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, ठीक है। यानी इस केस में राज्यसभा सिर्फ सलाह दे सकती है और मैक्स टू मैक्स 14 दिन तक डिटेन कर सकती है, ठीक है, उसके बाद बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। यानी इस केस में कोई भी डेडलॉक की कंडीशन नहीं बनती है मनी बिल के केस में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तो आपका डेडलॉक आ गया था ऑर्डिनरी बिल में, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नो डेडलॉक इन केस ऑफ मनी बिल, ठीक है। और अगर डेडलॉक नहीं होगा तो नो जॉइंट सिटिंग होती क्यों है? डेडलॉक की वजह से। यानी अगर डेडलॉक ही नहीं होगा तो नो जॉइंट सिटिंग। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेगा कि मतलब कि ऐसे बोल देगा कि इन केस ऑफ अ मनी बिल, ठीक है, अ जॉइंट सिटिंग वाज अप्रूव्ड या फिर समन्ड, इस तरीके से बोल देगा, ठीक है, और आगे कुछ भी फलाना फलाना लिख देगा, ठीक है। तो आप तो वहीं फंस जाओगे, अगर आपने यही नहीं पता होगा ना कि जॉइंट सिटिंग हो ही नहीं सकती है, ठीक है, तो आप वहीं पे गेम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, कोई भी डेडलॉक नहीं होगा मनी बिल के केस में, कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, ठीक है। और जो आपके प्रेसिडेंट साहब है ना, अब जब बिल पास हो गया, लोकसभा ने पहले ही पास कर दिया था, राज्यसभा से भी पास हो गया बिल, ठीक है, अपने आप, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो प्रेसिडेंट साहब यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, और विथहोल्ड द एसेंट, मतलब बेसिकली अपनी एसेंट ना दें, या तो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, या फिर रिजेक्ट कर दे, या फिर इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, बट कांट बी रिटर्न्ड
फॉर रिकंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन यानी प्रेसिडेंट इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर अपनी जो एक्सेंट देनी है उसको विथहोल्ड कर ले, उसको रोक ले, या फिर उसको रिजेक्ट कर दें, ठीक है, बट कैन नॉट बी रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, बट रिटर्न नहीं कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है इस केस में, मनी बिल के केस में, ठीक है। तो देखो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेसिडेंट अपनी एक्सेप्टेंस दे ही देते हैं। क्यों? क्योंकि यार देखो प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ये बात हमने देखी है। जब प्रेसिडेंट पहले ही एक्सेप्ट दे देता है ना अपनी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेसिडेंट जो है वो अपनी क्या बोलते हैं इसमें एक्सेप्टेंस दे देता है, जब ये दोनों हाउस से पास हो जाए, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसीजन ऑन वेदर ए बिल इज मनी बिल, इज मनी बिल और नॉट, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा लोकसभा का स्पीकर, कि एक बिल जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है वो मनी बिल है या नहीं। ये डिसाइड करने की पावर लोकसभा के स्पीकर की पास लोकसभा के स्पीकर के पास होती है। लोकसभा का स्पीकर ही सिर्फ डिसाइड कर सकता है कि वेदर अ बिल इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा इज मनी बिल और नॉट। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको भी अच्छे से याद रखना है। तो आई होप आपको मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल के बीच में अंतर समझ में आए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा डेटा ज़्यादा है इसमें, ठीक है, समझने के लिए। तो आप एक दो बार रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, ऑल राइट। तो आपका मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल हो गया। अब आता है आपका फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल, ठीक है। देखो फाइनेंशियल बिल जो होते हैं ना, ठीक है, आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड होते हैं। मनी बिल से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल बिल्स, तभी इन्हें अलग कैटेगरी में रखा गया है, बट ये बेसिकली रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, ठीक है, बट आर डिफरेंट फ्रॉम मनी बिल, मनी बिल, ठीक है। एक चीज यहाँ पर नोट के फॉर्म में लिख लो, ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स, बट नॉट वाइस वर्सा। जितने भी मनी बिल हैं वो सारे फाइनेंशियल बिल होंगे, बट जितने भी फाइनेंशियल बिल है वो सारे के सारे मनी बिल नहीं होंगे। यानी एक समझ सकते हो कि वेन डायग्राम से बताता हूँ मैं, ये पूरा अगर फाइनेंशियल बिल है, ठीक है, तो ये आपका मनी बिल है, कि जितने भी मनी बिल है वो फाइनेंशियल बिल्स है, बट क्या सारे फाइनेंशियल बिल्स मनी बिल्स हैं? नहीं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक फाइनेंशियल बिल की एक कैटेगरी समझ लो मनी बिल, ठीक है। जिन लोगों ने वेन डायग्राम पढ़ रखे हैं, वैसे पढ़ ही रखे होंगे सबने, ठीक है, तो वे अच्छे समझ जाएंगे कि मैंने क्या बनाया है, ऑलराइट। वैसे मैंने बता दिया है कि ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स, ठीक है, ऑलराइट। देखो फिर जो आपके फाइनेंशियल बिल्स होते हैं ना, फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, इसकी बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं, दो कैटेगरीज होती हैं। एक है आपका फाइनेंशियल बिल 1, जो कि आता है आपका आर्टिकल 117 के फर्स्ट क्लॉज में, ठीक है। अगर आपने ये लिख लिया तो मैं ऐसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ऑलराइट। और एक होता है आपका फाइनेंशियल बिल 2, ये आता है आपका आर्टिकल 117 के थर्ड क्लॉज में, ठीक है। तो देखो जो फाइनेंशियल बिल 1 है ना, फाइनेंशियल बिल 1 जो कि आर्टिकल 117 के फर्स्ट क्लॉज में आता है, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन कहाँ होगा? लोकसभा में। मनी बिल की तरह ही फाइनेंशियल बिल 1 को भी सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, ठीक है, विथ प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब की प्रायर परमिशन लगेगी यहाँ पर इस केस में, ठीक है, फाइनेंशियल बिल 1 को इंट्रोड्यूस कराने केस में, ठीक है। अदरवाइज सेम एज
ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर जो फाइनेंशियल बिल 2 है ना, फाइनेंशियल बिल 2 जो कि आर्टिकल 117 के थर्ड क्लॉज में आता है, ठीक है, इट पासेस पासेस लाइक ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल, यानी इसका मतलब क्या है, ये लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पर प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन भी नहीं लगती है, ठीक है। और अगर इसमें थोड़ा सा और लिख लो यहाँ पर चीज़, ठीक है, इन्वॉल्व्स, इसमें क्या लिखा है, इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर फ्रॉम, अगले पेज में लिख देता हूँ मैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बेसिकली इसमें प्रोविजंस देखें किस तरीके से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा है उसको उसका एक्सपेंडिचर किया जाएगा, ठीक है। अभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अब ये फंड्स भी पढ़ोगे इसी पार्लियामेंट वाले पार्ट में, ठीक है। ऑलराइट, आई होप आपको फाइनेंशियल बिल अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर देखो, फिर मैंने अभी आपको मनी बिल पढ़ाया था ना, मनी बिल, ठीक है। तो मनी बिल लिख लेना, मनी बिल मेंशन्ड है आर्टिकल 110 में, ठीक है। आर्टिकल 110 में जो आपका मनी बिल है उसकी डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना कि आर्टिकल 110 में मनी बिल की डेफिनेशन मेंशन्ड है। ऑलराइट, फिर आता है आपका लास्ट फोर्थ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसे आप नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म में कैब भी कहते हैं, ठीक है, वो। अब देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ना, ठीक है, इट कुड बी पब्लिक और प्राइवेट, यानी कि इसे मिनिस्टर भी ला सकते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ला सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। दूसरी चीज क्या है, विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की इसमें कोई भी परमिशन नहीं लगती है, प्रायर परमिशन नहीं लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट से इसको इंट्रोड्यूस कराने से पहले हाउस में, ठीक है। पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, ठीक है। और पार्लियामेंट में ये लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है या फिर इसे राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आप बोलोगे यार कि इसमें तो सारी ऑर्डिनरी बिल वाली बातें हैं, ठीक है, सारी बातें तो ऑर्डिनरी बिल वाली है ना, इसमें ऐसा क्या है कि क्या बोलते हैं जो ये अलग से इसको बनाया गया। तो देखो, ऑर्डिनरी बिल के केसेस में ना, ऑर्डिनरी बिल के केस में सिर्फ सिंपल मेजोरिटी लगती है। ऑर्डिनरी बिल के केस में किसी भी बिल को अप्रूव कराने के लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी लगती है। बट जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ना, ये बात मैंने पहले ही बता रखी है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है तो फिर एक स्पेशल मेजोरिटी लगती है, पास्ड बाय ईच हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो वहां पर मैंने लिखवाया नहीं सिंपल मेजोरिटी वाला केस, क्योंकि जहां पर अगर लिखा ना हो ना, स्पेशल मेजोरिटी मेंशन ना हो, तो वहां पर सिंपल मेजोरिटी ही लगेगी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तो ये है इसका डिफरेंस आपका ऑर्डिनरी बिल से, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। और इस केस में भी नो जॉइंट सिटिंग, नो जॉइंट सिटिंग, यहाँ पर भी डेडलॉक की कंडीशन नहीं ले सकती, कोई भी जॉइंट सिटिंग की कंडीशन नहीं ले सकती, ठीक है। और 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, ठीक है, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 से ये प्रोविजन लाया गया था, प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कि अगर दोनों हाउसेज से जब पास हो जाएगा बिल स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है, तो उसके बाद 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 ये कहता है कि प्रेसिडेंट को इसकी अपनी इस बिल को अपनी एसेंट देनी ही पड़ेगी। इस केस में उसके पास कोई भी वीटो पावर नहीं है, ठीक है, यानी उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। ऑलराइट, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ये आता है, ये मेंशन्ड है आर्टिकल 368 में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आपका आर्टिकल 368 में मेंशन्ड है, ठीक है। ऑलराइट, फिर देखो मैंने आपको ये वो प्रोसीजर पहले भी बता रखा है, जब मैं आपको वहां पर
तो पहले मैंने आपको एक बार बिल्स पढ़ाए थे, ठीक है, तो मैं शेड्यूल वाले केस में पढ़ाए थे, नहीं शेड्यूल नहीं, उसमें यूनियन एंड टेरिटरी में पढ़ाए थे मैंने, आई गेस, हाँ वहां पर पढ़ाए थे। तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है ना, ठीक है, वो बेसिकली एक तो होता है जो सिर्फ पार्लियामेंट में आ सकता है, दूसरा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसी स्टेट के प्रोविजन को बदलने के लिए आया है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता था कि जो उस स्टेट की जो लेजिस्लेचर है ना, ठीक है, उस स्टेट की लेजिस्लेचर में से मोर देन हाफ लोग, ठीक है, मोर देन हाफ लोगों से, उसके मेंबर से पास कराना होता था उसे सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक बार लिख लो यहाँ पर, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, वो सारी बातें तो आपकी पार्लियामेंट वाली आपकी सेम हो गई, ठीक है, पार्लियामेंट तक आप सेम लिख लेना, जो मैंने पार्लियामेंट तक बताया है ना आपको, यहां तक कि पास्ड बाय ईच हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, ये तो अगर आपकी यूनियन के बारे में आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जहां पर मतलब पूरे देश की बात हो रही है। पर अगर किसी स्टेट के प्रोविजन को बदलने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका पार्लियामेंट में पास्ड बाय ईच हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी, यहां तक तो सेम है, स्पेशल मेजोरिटी यहां तक तो सेम है, ठीक है, जैसा कि सेंट्रल में हो रहा है वैसे ही यहाँ पर स्टेट में भी होगा यहां तक, ठीक है। फिर जिस स्टेट के जो अफेक्टेड स्टेट है ना, अफेक्टेड स्टेट, ठीक है, पास फ्रॉम मोर देन हाफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजोरिटी, या फिर आप इतना भी कह सकते हो कि जब दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाएगा वो बिल, ठीक है, तो अगर जिस अफेक्टेड स्टेट के बारे में वो बिल है, ठीक है, तो वहां से आपको उस स्टेट की लेजिस्लेचर से आपको सिंपल मेजोरिटी से उस बिल को पास कराना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट साहब उसको एक्ट बना देंगे। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, और दोनों हाउसेज से पास होगा, अगर एक यूनियन के बारे में, अगर पूरे जो अगर वो टॉपिक जो है, ठीक है, अगर वो कोई टॉपिक है वो यूनियन लिस्ट में है, या फिर ऐसे समझ लो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना है वो पूरे देश को अफेक्ट करेगा, ठीक है, तो सिंपली आपका पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट साहब उसको अपनी एसेंट दे देंगे, ये बात लिखिए 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में, और वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है, वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर किसी स्टेट को, किसी पर्टिकुलर स्टेट को वो अमेंडमेंट अफेक्ट कर रहा है, तो पहले तो आप पार्लियामेंट से दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी से पास कराएंगे, उसके बाद जिस स्टेट को अफेक्ट कर रहा है उसकी स्टेट लेजिस्लेचर से भी आपको सिंपल मेजोरिटी से उस बिल को पास कराना होगा। जब सिंपल मेजोरिटी से उस बिल उस स्टेट से पास हो जाएगा, उसके बाद वो प्रेसिडेंट की एक्शन के लिए जाएगा और प्रेसिडेंट साहब उसको एक्ट बना देंगे। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, ऑल राइट। फिर देखो, जो आपका आप पता है कि आर्टिकल 368 के अंडर में अमेंडमेंट किया जाता है, ठीक है, तो जब कब सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों हाउस से स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना होगा, जब आपको अमेंडमेंट करना हो फंडामेंटल राइट में, या फिर डीपीएसपी में, ठीक है, या फिर आपका सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज में, यानी कि जो पूरे देश को अफेक्ट करती हैं, जो सारे सिटीजन के लिए बेसिकली एक बराबर है, ठीक है, तो वहां पर तो सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से आपको पास कराना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है। फिर पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट प्लस जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है, जो मैंने आप दूसरा वाला केस बताया, वो कब लागू होगा, जब आपको अमेंडमेंट करना हो, बेसिकली आपका जो 7 शेड्यूल से रिलेटेड हो, 7 शेड्यूल से रिलेटेड आपका अमेंडमेंट हो, या फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड आपका अमेंडमेंट हो, तो इन केसेस में, ठीक है, आपको पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर से भी सहमति यानी सिंपल मेजोरिटी से पास कराना होगा, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ऑल राइट। तो ये थे आपके 4 तरीके के बिल्स। अब मैंने आपको कहा था कि ज्वाइंट सिटिंग बात कर लेते हैं हम, ज्वाइंट सिटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। देखो, ज्वाइंट सिटिंग मेंशन्ड है आर्टिकल 108 में, आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग मेंशन्ड है,
ठीक है। इन केस ऑफ, लगती कब है, इन केस ऑफ डेडलॉक, डेडलॉक, ठीक है, इन केस ऑफ डेडलॉक। तो ये बात मैंने बताई थी, फिर से लिखवा देता हूँ, या लिखवा तो दिया यार मैंने कि बिल जो सेकंड हाउस है वो बिल को रिजेक्ट कर दे, ठीक है, बता दिया मैंने आपको। 6 महीने से ज्यादा के लिए डिटेन करके रखे, उस पर कोई कार्रवाई ना करे तो डेडलॉक लग जाएगा। या फिर सेकंड हाउस ने जो फर्स्ट हाउस को अमेंडमेंट करने को कहा, ठीक है, वो फर्स्ट हाउस ने अमेंडमेंट करने से मना कर दिया, यानी दोनों के डिसीजन के बीच में क्लैश हो गया है, तो उस केस में डेडलॉक लग जाएगा। और जब डेडलॉक लगेगा तो आर्टिकल 108 के अंडर में ज्वाइंट सिटिंग बिठाई जाएगी। तो ज्वाइंट सिटिंग को समन कौन करेगा, ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ, प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट साहब ज्वाइंट सिटिंग को समन करेंगे, ठीक है, स्टार मार्क कर लेना। अब जो अगला पॉइंट है उस पर डबल स्टार मार्क करना। ज्वाइंट सिटिंग का हेड कौन होता है, ज्वाइंट सिटिंग का हेड होता है लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर जो है ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करेगा, ठीक है। अगर लोकसभा का स्पीकर एब्सेंट है, ठीक है, तो उस केस में लोकसभा का जो डेप्यूटी स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर है, ठीक है, वो उस सिटिंग को प्रिसाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात एक और कैच करने की बात है कि अगर लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तो उस केस में जो आपके राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं ना, चेयरमैन, ठीक है, वो बेसिकली इस सिटिंग को प्रिसाइड करेंगे, चेयरमैन प्रिसाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे चेयरमैन प्रिसाइड, क्योंकि चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट किसी भी, मतलब वाइस प्रेसिडेंट आपके राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, नहीं लोकसभा के नहीं राज्यसभा, किसी भी हाउस के वो मेंबर नहीं होते हैं। इसलिए अगर मीटिंग को प्रिसाइड करेगा तो मेंबर करेगा, या तो स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर कर सकते हैं, लोकसभा का स्पीकर तो जनरली करेगा, लोकसभा का स्पीकर एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर करेगा लोकसभा का। अगर डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तो आपका डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा का, जो आपका डेप्यूटी चेयरमैन है वो इसको प्रिसाइड करेगा। और अगर डेप्यूटी चेयरमैन भी एब्सेंट है ना, ठीक है, तो एनी एमपी, मतलब कोई बेसिकली सदस्य के लोग वोट करेंगे, और जो भी बेसिकली नतीजा निकल के आएगा उसके हिसाब से जिस बंदे को सबसे ज्यादा समर्थन मिलेगा उस बंदे को इस मीटिंग का हेड बना दिया जाएगा, अगर डेप्यूटी चेयरमैन भी एब्सेंट है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो किस केस में जो आपकी डेडलॉक लगता है, डेडलॉक लगता है किस किस बिल्स के केस में, आपका एक तो ऑर्डिनरी बिल के केस में लगेगा, ऑर्डिनरी बिल के केस में, और दूसरा आपका फाइनेंशियल बिल के केस में, फाइनेंशियल बिल के केस में। तो ये बात आपको याद रखनी है, मनी बिल और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसके केस में डेडलॉक नहीं लगता है, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल के केसेस में लगता है, ठीक है। अगर एक जब ज्वाइंट सिटिंग होती है ना, ज्वाइंट सिटिंग होती है तो उसका क्योरम क्या होता है, क्योरम या कोरम क्या होता है, ठीक है। बेसिकली कोरम क्या होता है, एक सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स किसी सिटिंग या मीटिंग को करने के लिए जो चाहिए होते हैं उसे हम कोरम कहते हैं, ठीक है, उसे हम कोरम कहते हैं। तो कितना चाहिए होता है, 1/10 स्ट्रेंथ ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा, क्योंकि दोनों हाउस बैठ रहे हैं ना ज्वाइंट सिटिंग में आमने सामने, ठीक है। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा की टोटल जितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसका 1/10 मेंबर ज्वाइंट सिटिंग में बैठना ही चाहिए, तभी जो है ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, ठीक है। और ज्वाइंट सिटिंग किस तरीके से काम करेगी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, किस क्या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो होंगे ज्वाइंट सिटिंग में, किस तरीके से उसका प्रोसीजर चलेगा, ये बात डिसाइड करती है लोकसभा, लोकसभा, ठीक है। लोकसभा रूल्स ऑफ प्रोसीजर डिसाइड करेगी ज्वाइंट सिटिंग के, ठीक है। तो अभी तक जो बेसिकली 3 बिल है वो ज्वाइंट सिटिंग लग के पास हुए हैं, लिख लो। एक आपका डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960, ठीक है, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल 1977, और आपका प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। इन पे बेसिकली डेडलॉक लगे थे और ये डेडलॉक के बाद पास हो गए थे, ठीक है, डेडलॉक से निकल के जॉइंट सिटिंग में ये तीनों बिल पास हो गए थे, ठीक है, ऑलराइट। अब इसमें आपका बचता है एक तो फंड्स
दूसरी चीज आपका बजट, और तीसरी चीज आपकी पार्लियामेंट्री कमिटीज। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, नहीं वरना वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, अभी वीडियो काफी बड़ी हो गई है। ठीक है, बट स्टिल उन तीनों टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, और फिर वहां पर आपका पार्लियामेंट जो है वो खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, फिर पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।